हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे होंगे सभी। चलिए, आज के वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग तथा गाउस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो बच्चों, आपने इससे पहले वाले लेक्चर में विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ लिया है बड़े अच्छे से डिटेल से। विद्युत फ्लक्स और सतत आवेश वितरण आप अच्छे तरह से जानते हो। आपने पढ़ा कि किसी विद्युत फ्लक्स किसी आवेश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर से ज्ञात करते हैं। यदि कोई पृष्ठ किसी विद्युत क्षेत्र ई में रखा हो तो उससे संबद्ध या उससे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर होता है ई डॉट डी एस। तो फाई का मान आप ऐसे लिख सकते हो, ई डी एस कोस थीटा। ये फाई की वैल्यू होती है। ये है आपका विद्युत, इसको आप फाई ई से डिनोट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये विद्युत फ्लक्स होता है। साथ में आपको ये भी पता है थीटा विद्युत क्षेत्र ई व क्षेत्रफल डी एस के बीच का कोण होता है ना। ये इसके बीच का कोण होता है। ओके, तो इस तरह से विद्युत फ्लक्स को दर्शाया जाता है। ये गणितीय रूप है, मैथमेटिकल या अवकलन या समाकलन रूप में इस तरह से फ्लक्स को दर्शा सकते हैं। फाई बराबर ई डी एस कोस थीटा। ओके, अब हम बात करते हैं गाउस के नियम की। गाउस ने एक बहुत ही सिंपल सा सरल सा नियम बनाया विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए। किसी आवेश के कारण उससे किसी आवेश को या पृष्ठ को जब विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए गाउस ने क्या नियम बनाया कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान फाई ई बराबर होता है समाकलन फाई ई बराबर होता है सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू बटे, ये सिग्मा है, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। ये फॉर्मूला गाउस ने बताया। क्या बताया? किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, जिसको सिग्मा क्यू कहते हैं, तथा 1 बटे एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ निर्वात और हवा के लिए, है ना। सिग्मा क्यू क्या है? सिग्मा क्यू है बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश, बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश, परिबद्ध कुल आवेश। कितना? कुल आवेश, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात या हवा की विद्युतशीलता होती है, विद्युतशीलता है। तो इस तरह से ये गाउस का नियम है। गाउस ने छोटा सा इक्वेशन बनाया विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए, ठीक है। और इससे पहले आपने विद्युत फ्लक्स के फॉर्मूले से क्या पढ़ा कि फाई बराबर होता है ई डॉट डी एस, ठीक है। और ये बंद पृष्ठ के लिए लिखा जाता है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई बराबर होता है समाकलन ई डॉट डी एस, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बंद पृष्ठ का समाकलन ई डॉट डी एस। इसका गोला, ये जो रिंग बना दिया ना यहाँ पर, रिंग का मतलब होता है बंद पृष्ठ का समाकलन, बंद पृष्ठ का समाकलन, ठीक है। ओके बच्चों, यहाँ पे जो बंद पृष्ठ आप यूज़ कर रहे हो, बंद पृष्ठ बार बार ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो बंद पृष्ठ एक क्लोज सरफेस होगा। वो कैसा भी आकृति का, किसी भी आकार का हो सकता है, जिसके केंद्र पे, जिसकी सममिति के, जिस पे आवेश का मान सममिति के अनुसार वितरित रहेगा, है ना। जैसे कि आपको एक आवेश दे दिया Q, इस आवेश Q के चारों ओर ये एक बंद पृष्ठ मैंने बना दिया, ठीक है। इस आवेश Q के चारों ओर बंद पृष्ठ बना दिया। तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। तो आवेश Q से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो इसको आप ऐसे ले लो कि Q नहीं, इस बंद पृष्ठ के अंदर मान लो Q1 प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4, इस तरह से ये आवेश स्थित है। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो। और ये पूरा सिस्टम हवा में रखा हुआ है, हवा या निर्वात माध्यम में है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट में। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। फाई ई बराबर सिग्मा क्यू क्या है? सिग्मा क्यू है इसका कुल आवेश, बंद पृष्ठ का कुल आवेश। सिग्मा क्यू की वैल्यू हो जाएगी Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4, ये कुल आवेश आएगा और इसमें एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे,
ठीक है। तो इस तरह से विद्युत फ्लक्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि गाउस नियम से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो गाउस नियम के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, गाउस नियम के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहली बात सिग्मा क्यू जो होता है यह बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। आवेशों सिग्मा क्यू बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है, बीजगणितीय योग के तुल्य होता है, ठीक है भाई। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिया कि ये एक बंद पृष्ठ है, और एग्जाम्पल ले लो, कैसा भी बंद पृष्ठ ले सकते हो, वो अभी आएगा कि बंद पृष्ठ की आकृति पर निर्भर क्यों नहीं करता। ये मान लो यहाँ पे है +1 कूलाम आवेश, ये +2 कूलाम आवेश, ये -3 कूलाम आवेश, ये +4 कूलाम आवेश। जैसे 4 कूलाम आवेश है तो इससे संबंधित फ्लक्स का मान ज्ञात करें तो φE बराबर हो जाएगा सिग्मा क्यू बटे ε0। तो बच्चों सिग्मा क्यू की वैल्यू देखिए 1 2 3 3 और 4 7, 7 में से 3 माइनस कर दिए तो कितना बच गया 4 कूलाम तो आवेश हो गया बटे ε0, 4 कूलाम आवेश हो गया बटे ε0 की वैल्यू रख देंगे कितना 8.85 10 की पावर -12, ये हो जाएगा 4/8.85 × 10 की पावर 12 ऊपर चला गया, इसमें डिवाइड कर देना और ये आपका फ्लक्स आ जाएगा वोल्ट इनटू मीटर करके, ठीक है। तो मतलब कि आवेश जितने भी पृष्ठ के अंदर दिए गए हैं ना उन सब का योग करिए आप, वो योग है सिग्मा क्यू, कोई अकेला आवेश नहीं है, वो योग होता है सिग्मा क्यू, ओके। दूसरी बात, जो बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स का मान जो होता है, किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स, वो कुल फ्लक्स पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स व निर्गत फ्लक्स के योग के बराबर होता है, निर्गत फ्लक्स के योग के तुल्य होता है, के तुल्य होता है, ठीक है। मान लो कि किसी बंद पृष्ठ से किसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की वैल्यू है φ1 और प्रवेशित फ्लक्स की वैल्यू है φ1 और निर्गत फ्लक्स की वैल्यू है φ2, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा φ बराबर φ1 माइनस φ2, ठीक है। प्रवेश करने वाले फ्लक्स को पॉजिटिव लिखेंगे, बाहर निकलने वाले फ्लक्स को माइनस साइन से लिखेंगे, माइनस से। तो प्रवेशित फ्लक्स तो हो गया φ1 के बराबर, निर्गत फ्लक्स है φ2, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, कुल फ्लक्स φ बराबर प्रवेशित फ्लक्स माइनस निर्गत फ्लक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। कुल फ्लक्स φ कुल बराबर होगा φ प्रवेशित माइनस φ निर्गत, ठीक है। अब यहाँ पे साइन लगाने की जरूरत नहीं है, साइन मैंने पहले ही माइनस ले लिया है, प्रवेशित फ्लक्स माइनस निर्गत फ्लक्स, ठीक है, ओके। चलो मिटाता हूँ इसको, भाई 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ मैं इसको। नंबर 3 पे बात करें, नंबर 3 पे आता है आपका गाउसियन पृष्ठ। क्या गाउसियन पृष्ठ, क्या होता है गाउसियन पृष्ठ, देखिए नंबर 3 गाउसियन पृष्ठ। बच्चों आवेश, किसी भी आवेश के कारण फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए उसके चारों ओर जो बंद पृष्ठ बनाया गया है, जो बंद पृष्ठ किसी आवेश के चारों ओर बनाया गया है फ्लक्स ज्ञात करने के लिए, उस पृष्ठ को ही क्या कहते हैं, गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। क्या लिखेंगे, आवेश के कारण फ्लक्स ज्ञात करने के लिए
फ्लक्स ज्ञात करने के लिए आवेश के चारों ओर, आवेश या आवेशों के निकाय के चारों ओर बनाया गया काल्पनिक पृष्ठ गाउसियन पृष्ठ कहलाता है। गाउसियन पृष्ठ कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है भाई, क्या है? आवेश के कारण फ्लक्स ज्ञात करने के लिए आवेश या आवेश के निकाय के चारों ओर जो बनाया गया बंद काल्पनिक पृष्ठ होता है उसे गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। अब ये जो गाउसियन पृष्ठ होता है ना, ये किसी भी आकृति का, इसकी आकृति कैसी भी आकृति हो, कोई भी आकार का बनाया जा सकता है, ठीक है, का बनाया जा सकता है। देखो, मान लो ये एक गाउसियन पृष्ठ है, ये 3D में होना चाहिए। वैसे ये जो गाउसियन पृष्ठ होता है ना, ये 3D में होना चाहिए, 2D में नहीं चलेगा। गाउसियन पृष्ठ कैसा होना चाहिए? बंद गाउसियन पृष्ठ 3D में होगा तो ही काम बनेगा। जैसे कि ये एक बंद गाउसियन पृष्ठ हो गया, ये लो जी, ठीक है। एक ये स्पेयर है, ये क्या है? ये स्पेयर, गोला है, ये वृत्त नहीं है, ये गोला गोला, ठीक है। ये ओके, ये कोई शंकु हो गया, शंकु भी बंद 3D में होता है। ये बेलनाकार बंद पृष्ठ हो गया ऐसे, ठीक है। तो ये सारे 3D इमेजेस हैं, बंद पृष्ठ हैं। इसमें मैं यहाँ पे एक आवेश रख देता हूँ Q, इसमें भी आवेश रख देता हूँ Q, इसमें एक आवेश रख देता हूँ Q, यहाँ पर भी, इन सब पे समान आवेश रखा हुआ है इनके अंदर, और ये सारे निर्वात में रखे हैं। तो इनसे संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? इसके लिए फ्लक्स की वैल्यू आएगी फाई बराबर वही Q/ε0, क्योंकि इसके अंदर कितना आवेश रखा है? Q। अकॉर्डिंग टू गाउस आवेश को 1/ε0 से गुणा कर देंगे तो फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा, तो ये फ्लक्स होगा। इसके लिए फ्लक्स कितना आएगा? फाई बराबर Q/ε0। इस शंकु के लिए फ्लक्स कितना आएगा? ये आएगा फाई बराबर Q/ε0। इसके लिए कितना आएगा? Q/ε0। आपने देखा, समान आवेश को अलग अलग बंद पृष्ठ के अंदर रखा, फिर भी उनसे संबद्ध या पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स का मान सिग्मा Q/ε0 यानी कि Q/ε0 आ रहा है। जबकि आकृति का आकार अलग है, पृष्ठ गाउसियन पृष्ठ का आकार अलग है, उसकी आकृति अलग है, फिर भी गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स समान आ रहा है, समान आवेश के लिए। तो मतलब क्या है कि जो फ्लक्स का मान होता है वो गाउसियन पृष्ठ की आकृति या आकार पे निर्भर नहीं करता। किस पे निर्भर करता है? केवल माध्यम पे निर्भर करता है और उस पृष्ठ के अंदर रखे गए आवेश के मान पर निर्भर करता है। उस पृष्ठ के अंदर रखे गए आवेश के मान पर निर्भर करता है, ठीक है। दूसरी, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर 4, चौथा पॉइंट ये होगा कि फ्लक्स का मान गाउसियन पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर नहीं करता है। ये अगला पॉइंट है। फ्लक्स का मान गाउसियन पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। अब गाउसियन पृष्ठ के क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता है। मैं इसको बड़ा घन ले लूँ, मान लो यहाँ पे ये बड़ा घन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ये बड़ा घन मैंने बना दिया, ठीक है। ये लो, छोटा घन इसके अंदर है और ये बड़ा घन है। बड़े घन से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? बड़े घन से निकलने वाला फ्लक्स, तो इस बड़े घन के अंदर कितना आवेश है? Q/ε0, वो भी इतना ही होगा, समझे। मैं जैसे कि इसको आप ऐसे समझो, ये एक स्पेयर लिया, ये छोटा स्पेयर है रेडियस R1 का, और इसके अंदर एक आवेश रखा है Q, तो फ्लक्स कितना होगा?
Q बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं स्पेयर बड़ा कर देता हूँ, ये आवेश यहीं पे रखा रहने देता हूँ, इससे निर्गत फ्लक्स कितना होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं गोले को और बड़ा कर देता हूँ तो इसके अंदर क्या आवेश रखा है Q, फ्लक्स कितना हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अर्थात फ्लक्स का मान जो इससे निर्गत हो रहा है बंद पृष्ठ से, वो पृष्ठ के आकृति के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, गाउसियन पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। किस किस पे निर्भर करता है? परिबद्ध आवेश की मात्रा, प्रकृति और माध्यम पर। परिबद्ध आवेश की मात्रा कि भाई आवेश का मान ज़्यादा है तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, कम है तो फ्लक्स कम होगा। ठीक है, प्रकृति पे निर्भर करेगा, पॉजिटिव आवेश है तो फ्लक्स बाहर की ओर माना जाएगा, नेगेटिव आवेश है तो निर्गत होगा। ठीक है, पॉजिटिव आवेश के कारण प्रवेशित होगा। और किस पे निर्भर करता है? माध्यम पर। अगर आपने निर्वात माध्यम रखा है तो फ्लक्स का मान Q बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर आपने कोई अन्य माध्यम रखा है तो फ्लक्स का मान Q बटे एप्सिलॉन होगा, जहाँ पे एप्सिलॉन का मान होता है Q, इस तरह से ये आ जाएगा Q बटे एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। इस तरह से इस समीकरण पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर आएगा कि यदि बंद पृष्ठ में कुल आवेश शून्य है, तो यदि किसी बंद पृष्ठ में कुल आवेश शून्य है तो उससे परिबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान भी शून्य होगा। तो पृष्ठ से परिबद्ध या पृष्ठ में परिबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान भी, विद्युत फ्लक्स का मान भी शून्य होगा। ठीक है, मतलब कि ये वही बात है कि बंद पृष्ठ में अगर सिग्मा Q का मान 0 है, यदि सिग्मा Q बराबर 0 है तो फाई E का फॉर्मूला है सिग्मा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 0 बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 0। यदि किसी बंद पृष्ठ में कुल आवेश का मान शून्य है तो पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान भी शून्य होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एक बंद पृष्ठ है। ठीक है, ये एक बंद पृष्ठ के अंदर मैंने एक द्विध्रुव रखा, प्लस Q और माइनस Q आवेश से बनता है द्विध्रुव, ये एक द्विध्रुव है। ठीक है भाई, ठीक है, ये द्विध्रुव है। तो इस बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स ज्ञात करो, तो क्या होगा फ्लक्स? वेरी सिंपल, इसका कुल आवेश कितना है? सिग्मा Q बराबर प्लस Q माइनस Q बराबर 0। तो सिग्मा Q का मान 0, तो फाई का मान भी क्या हो जाएगा? फाई का मान भी 0 हो जाएगा। ऐसे अगर आप बंद पृष्ठ के अंदर कोई भी ऐसी वस्तु रख देते हो जिसका नेट चार्ज, कुल आवेश 0 होता है तो फ्लक्स का मान भी 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो प्रवेशित फ्लक्स है ये है प्रवेशित फ्लक्स और ये है निर्गत फ्लक्स, फाई आउट, ये है फाई इन, ये बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ऐसी स्थिति में फाई इन का मान फाई आउट के बराबर होगा, तो फाई बराबर होता है फाई आउट माइनस फाई इन या फाई इन माइनस फाई आउट। तो फाई इन माइनस फाई आउट करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है भाई, ओके, ये द्विध्रुव के लिए आपने एग्जाम्पल समझा। अगला पॉइंट देखिए, किसी बंद गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स का मान इसके बाहर स्थित आवेशों पर निर्भर नहीं करता है। जैसे कि ये कोई बंद गाउसियन पृष्ठ है, इसके अंदर आवेश है Q1, यहाँ पे आवेश है Q2, यहाँ पे आवेश है Q3, यहाँ पे Q4, यहाँ पे Q5, ये है। ठीक है, ऐसे ये बंद गाउसियन पृष्ठ है। Q1, Q2, Q3 तो पृष्ठ के अंदर है और Q4 और Q5 पृष्ठ के बाहर हैं। तो बोला कि इसका कुल फ्लक्स याद करो, तो कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई बराबर सिग्मा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर सिग्मा Q की वैल्यू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये होगी बस।
ये काम में नहीं आएंगे, इनको हम यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज ये पृष्ठ के बाहर है, पृष्ठ के बाहर है, इसलिए ये विद्युत फ्लक्स में अपना योगदान नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ से फ्लक्स ये निकल जाएगा। अच्छा, इसको अगर आप दूसरे फॉर्मूले से देखते कि फाई बराबर ई डॉट डी एस से देखें तो उसमें विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र में तो ये इफेक्ट करेंगे, ये इसमें जो फाई वाले सूत्र में ये जो विद्युत क्षेत्र होता है ना, ये कुल विद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है? ये कुल विद्युत क्षेत्र, इसको बोलते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट, ये होता है ये ई नेट। ये ई नेट बनाने में तो ये आवेश Q4 और Q5 का भी योगदान होगा, अर्थात ये जो ई नेट यहाँ पे आप यूज करेंगे वो Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5 के कारण होगा, लेकिन गाउस नियम से फ्लक्स का मान केवल इसके अंदर वाले आवेशों के कारण ही होगा। समझे? फ्लक्स का मान तो केवल अंदर स्थित आवेशों के कारण होगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र का मान बाहर स्थित आवेशों के कारण भी होता है। तो उसमें बाहर और अंदर वाले आवेश सारे मिलकर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे वो यहाँ पे आप यूज कर रहे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट नियम है इसका, है ना। ये इस नियम की खासियत ये है कि फ्लक्स का मान तो केवल पृष्ठ के अंदर आवेशों पर ही निर्भर करेगा, लेकिन इधर फ्लक्स से आप इधर इस सूत्र से फ्लक्स ज्ञात करते हो तो विद्युत क्षेत्र जो है वो अंदर वाले आवेशों के कारण नहीं है, इसके आसपास वाले आवेशों के कुल प्रभाव के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है। ये समझ में आया बच्चों? ओके। तो इससे ये समझ में आया कि बंद पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश फ्लक्स में कोई योगदान नहीं देते हैं। बंद पृष्ठ के बाहर स्थित आवेशों का फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता है। अब गाउस का जो नियम है ये आया, आपने ये पढ़ा, फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नोट या क्यू बटे एप्सिलॉन नोट। इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। ये एक नियम है, नियम का कोई प्रूफ नहीं होता है। ये नियम है, ये नियम बना दिया, इसका कोई प्रूफ नहीं है। बट हाँ, इसको हम ऐसे उत्पन्न जरूर कर सकते हैं कि ये इस तरह से ये नियम आया। देखो इसकी उत्पत्ति करते हैं। ये एक गोला है, क्या है ये एक गोला है, स्फीयर है। ओके, ये गोला है, ठीक है। यहाँ पे कोई आवेश रखा हुआ है, क्यू आवेश, ठीक है। ओके, इस क्यू आवेश के कारण मैं इस गोले की सतह पर, गोला जो होता है ना, गोले के केंद्र से उसकी सतह की जितनी भी दूरियां होती हैं वो गोले की त्रिज्या होती है और बराबर भी होती हैं। तो यहाँ पे मैं एक मान लो छोटा गोला ले लेता हूँ, छोटा सा गोला जिसका क्षेत्रफल है ds इधर, और इसका क्षेत्रफल सदिश भी इधर होगा, ds वेक्टर भी। इस पे विद्युत क्षेत्र किधर होगा इस आवेश के कारण? ये भी इधर ही होगा। तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ई वेक्टर, इसको मैं डी ई वेक्टर से लिख देता हूँ, चलो डी ई वेक्टर, और ये इस गोले की त्रिज्या है कैपिटल R। ऐसे ही मैं यहाँ पे एक और गोला इसका छोटा स्फीयर ले लेता हूँ। इस पे क्षेत्रफल किधर होगा? इस तरफ, विद्युत क्षेत्र भी इसके समांतर रेखा में R दूरी पर। ऐसे मैं यहाँ पे एक और छोटा स्फीयर बना लेता हूँ, इस पर भी विद्युत क्षेत्र इधर और क्षेत्रफल सदिश भी इधर होगा R दूरी पे। ऐसे मैं एक और यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये होगा डी ई वेक्टर और ये हो गया आपका ds वेक्टर। ऐसे बना सकते हैं, मतलब कि ये जो पूरा गोला है ना, पूरा गोला, इस पूरे गोले को छोटे छोटे अवयवों में डिवाइड कर देते हैं और उन अवयवों पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। तो इधर देखो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या आएगी, इस पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या आएगा? विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है KQ/R²। तो K आवेश का मान Q/R², ठीक है। DE की वैल्यू ये हो गई। इधर विद्युत क्षेत्र का मान क्या आएगा? KQ/R², ठीक है। ओके, ये हो गया। ऐसे सभी के कारण विद्युत क्षेत्र ये आएगा। इस आवेश के कारण इस गोले पे कुल विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? कुल विद्युत क्षेत्र का मान अगर निकालना हो तो ये
ये ऐसे 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 जितने भी आप अवयव बनाएंगे इस गोले पे जितने भी अवयव बनाएंगे ये सारे केंद्र से r दूरी पर ही रहेंगे और इन सब के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का योग कुल विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इन सभी अल्पांशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का योग कुल विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो ई नेट बराबर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी। ये लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन करें या सभी का जोड़ कर दें, इन सभी का अलग अलग या फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करिए भाई। ई नेट बराबर आ गया इंटीग्रेशन के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, के क्यू बाय आर स्क्वायर। के बाहर आ गया, ये आ जाएगा क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, अब हम फ्लक्स वाला फॉर्मूला लगाते हैं, चूँकि फाई बराबर होता है ई डॉट डी एस। वहाँ पे मान रखेंगे। ई और डी एस के बीच में कोण कितना था? ई और डी एस के बीच में कोण कितना था? ई और डी एस के बीच में कोण था 0 डिग्री। तो फाई ई बराबर हो गया ई डी एस कोस 0। तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो फाई ई हो गया बच्चों, ई की वैल्यू रखो, ई की वैल्यू रख देंगे के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी एस। ये डी एस रख दिया मैंने यहाँ पे। क्यू का मान कैसा है? क्यू का मान तो नियत है, क्यू तो क्यू ही रहेगा। तो क्यू का मान तो रहेगा यहाँ पे नियत, तो ये आ जाएगा बाहर, के क्यू बाहर, और इसकी त्रिज्या का मान भी नियत रहेगा, ये भी बाहर आ जाएगा। समाकलन किसका होगा? डी एस का। ये डी एस, इन सब का क्षेत्रफल मिलके इस पूरे गोले का क्षेत्रफल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूरे गोले का क्षेत्रफल। समझ आया आपको? अलग अलग अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया, उन सभी का विद्युत क्षेत्र का योग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुल विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे। फिर फ्लक्स का सूत्र लगाते हैं। फाई ई बराबर होता है ई डॉट डी एस। ई का मान रख दिया, डी एस का मान रख दिया, डी एस का मान तभी रखेंगे, ये आ गया। ठीक है, इतना आ गया। आगे देखिए, क्या कर रहा हूँ मैं इसको। तो भाई हम फाई ई ज्ञात कर रहे हैं ना, तो फाई ई बराबर के का मान रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, समाकलन डी एस। ये समाकलन डी एस क्या है? पूरे गोले का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या है r। तो समाकलन डी एस बराबर होता है गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा आपके पास? ऊपर बचा क्यू, नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट। यही गाउस का नियम है, यही गाउस का नियम है। ठीक है बच्चों, समझ आया? इस तरह से आप गाउस नियम की उत्पत्ति भी कर सकते हो। इस तरह से स्फीयर लेके, गोला लेके, माना एक स्फीयर है, गोला है जिसकी त्रिज्या r है, ठीक है, उसके केंद्र पर q आवेश रखा हुआ है, स्मॉल q आवेश। ठीक है, तो गोले की सतह पर गोले को अल्पांशों के अवयवों के रूप में बांटने पर प्रत्येक अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र का मान dE बराबर ये आएगा। तो संपूर्ण गोले पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ये हो जाएगा। फिर आप विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे और उससे फाई ई ये आ जाएगा आपका। ठीक है, यही तो गाउस ने बताया था कि फ्लक्स आवेश के कारण बंद पृष्ठ में परिबद्ध फ्लक्स का मान सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखिए। इस पे क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जो ये बताएगा कि विद्युत फ्लक्स का मान गाउसियन पृष्ठ के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है। एग्जाम्पल नंबर 2.6 आपके बुक में दिया गया है। एग्जाम्पल में बोल रहा है कि एक गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर, ये एक गोलीय पृष्ठ है, इसके केंद्र पर 7.6 माइक्रोकूलाम का आवेश स्थित है और गोलीय पृष्ठ की जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या दे रखी है 0.03 मीटर। 0.03 मीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ पर इतना कूलाम, 7.6 माइक्रोकूलाम आवेश है। ठीक है, तो पृष्ठ का फ्लक्स ज्ञात करना है, तो फ्लक्स ज्ञात करो भाई। फाई बराबर क्या होगा? फाई बराबर होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है 7.6 गुणा 10 की पावर -6 माइक्रो कूलम। तो इसको ऐसे लिख देंगे, एप्सिलॉन नोट का मान हो जाएगा 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, ये आ गया। तो फाई बराबर आया 7.6 बटे 8.85 गुणा 10 की पावर 6, ये पावर 12 ऊपर जाके 6 में से घट के ये आया वोल्ट इंटू मीटर। अच्छा जी, ये तो ये आ गया। अब देखो, अब ये कह रहा है यदि इस गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, यदि गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो फ्लक्स का मान कितना होगा। भाई त्रिज्या को दुगनी कर दो, चाहे तिगुनी कर दो, चाहे आधी कर दो, फ्लक्स का मान तो यही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या कहीं आ ही नहीं रही। फ्लक्स का मान त्रिज्या पे निर्भर ही नहीं करता है। फ्लक्स का मान त्रिज्या पे निर्भर करता तो इसका मान कुछ बदलता है ना, लेकिन ये मान त्रिज्या पे निर्भर नहीं करता। त्रिज्या पे निर्भर नहीं करने का मतलब गाउसियन पृष्ठ की आकृति या आकार पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, और जो गाउसियन पृष्ठ होता है वो हम अपनी स्वेच्छा से डेरिवेशन को इजी करने के लिए, आसान करने के लिए किसी भी आकार आकृति का ले सकते हैं। इसमें हमें कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी, बस ये सम्मिति के आधार पे वो सही होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करते समय आसानी हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में ये हमने पढ़ा गाउस का नियम और उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो थैंक यू। हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। थैंक यू।